आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज, खबर अपने प्रदेश की। नमस्कार, मैं नंदिनी गुरु। स्वागत है आपका द उत्तराखंड न्यूज में। उत्तराखंड को बने हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी सड़कों के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। सरकार ने वादे तो खूब किए हैं, लेकिन विकास के समय वह अपने वादों से हमेशा मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आज हमारी टीम धनौल्टी विधानसभा के अंतर्गत सिल्ला गांव में आ पहुंचे हैं, जहां हमने लोगों से पूछताछ करी कि उन्हें गांव में रहने पर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आप लोगों को भी जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड बनने के 20 सालों के बाद भी ये गांव सड़क के लिए तरस रहा है। औपचारिकताओं के नाम पर पूर्व में मंत्री रहे प्रीतम सिंह पंवार ने सड़क मार्ग का शिलान्यास तो किया, लेकिन गांव तक सड़क नहीं दे पाए। जब भी गांव में कोई बीमार होता है तो उसे कुर्सियों में बांधकर लेके जाना पड़ता है। अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसे कैसे रह रहे हैं गांव के लोग। सर, आप देख रहे थे उत्तराखंड न्यूज़ और आज हमारी उत्तराखंड की टीम पहुंची है धनौल्टी विधानसभा के शेल्ला गांव में। यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि किस तरह से उनके लिए सुविधाएं सरकार ने मुहैया कराई है। जैसा अभी हम सब ने देखा कि यहाँ पे जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से बेकार हो रखी है। सड़कों पर आवाजाही के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, पत्थरें हैं पूरी सड़कें, कहीं पर भी पक्की सड़कें नहीं है। यहाँ पर जो यहाँ पर जितने भी मजबूर लोग यहाँ पे रहते हैं, आप उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से यहाँ पर अपना आवाजान करते हैं और किस तरह से यहाँ की कठिनाइयों की सतह पर रहते हैं। हम यहाँ की एक बुजुर्ग महिला से बात करेंगे इस समय, जो बताएंगे कि यहाँ पे क्या परिस्थितियाँ हैं जो वो काफ़ी सालों से देखती आ रही है। हाँ जी, यहाँ क्या क्या तकलीफ आपको उठानी पड़ती है? काफ़ी दूर है यहाँ से अस्पताल वगैरह भी, तो उस हिसाब से बत्तीर दूर बाबा इतना नहीं जान दो बाबा कत्ते जानने में ना नहीं इतना से दूर मीटर की नहीं जान दो कहीं की नहीं जान दो ना मैं कि कन कत्ती मीटर बता ना अनपढ़ ना मैं अनपढ़ के बोलने में था ये पर तुम बोला ना जो लिखा पढ़े आई बेचारा इतनी दूर आई गए ना। लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर यहाँ पे हॉस्पिटल है देहरादून में। तो वहाँ पे कैसे लेके जाते हैं आप लोगों को? आई ये नहीं जानो वो कई बात आपको चल जाना घुसड़ी घासड़ी कई वो नहीं बारी की पकड़ी पकड़ी ले आना वही पर कुर्सियों पर ले आना और मनो लाखों पर कुर्सी लाना तब ले जाना। जन के हमारे बुढ़िया है ना यो तब जय खा सकते तब उठा ही लिया ना मत बोर्ड जाने में कुछ है नहीं, कितनी दूर रह गया वो स्कूल बच्चे से परेशान है। घर में चतुर्मासी को बिल्कुल खत्म हो रहे हैं यार, क्या करें यार और कुछ नहीं। बच्चों की पढ़ाई का भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, है ना? पढ़ाई के बच्चों की ना कुछ नहीं है सुविधा। सुविधा कहाँ है जब स्कूल नहीं है, सुविधा कहाँ से होनी है? ये चक्कर है। तो आपकी जो मांग है सरकार से वो यही है कि सबसे पहले तो सड़क बनाए ना, अगर सड़क निर्माण हमारी यही थी कि सरकार सड़क बनवाए लगवाए, हमारे भी कुछ सुने, हमारे भी कुछ रास्ता खोले कुछ। ये चक्कर है बाबू। आपने बताया कि आप 5 साल से इस गांव में रह रहे हैं, तो इससे पहले आप देहरादून में रहते थे, पूरा शहरी इलाका है, तो वहाँ से यहाँ पर आपको काफ़ी सारी परेशानियों का तो सामना करना ही पड़ता है। तो आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? एक तो यहाँ पे रोड की बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे मैं खेती भी एक बार मैं सीख जाऊँ खेती ना करना, तो मैं कैसे वजन लेके जाऊंगी वहाँ पे? खेती तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती। ठीक है, तो मैंने तो सिलाई का जरिया ढूंढ लिया कि हाँ मैं सिलाई करके अपना पेट पाल लूंगी, लेकिन और औरतें इसी चीज़ से जूझ रही हैं, वो इतना वजन उठा के ऊपर जाती हैं ना। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोगों की मुसीबत को दिखाने के लिए यहाँ तक आए हैं। इस रास्ते पे हम चल रहे हैं, जो पथरीला रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। इस पथरीले रास्ते में चलने में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ हैं, जो हम लोग तो आज एक पहली बार आकर हम लोग को काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी समय से पथरीले रास्ते पर चल रहे हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर एक समाज सेवी आशीष नौटियाल जी भी उपस्थित है। आप उनसे जानेंगे कि इस गाँव को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि उनका ये खुद पैतृक गाँव है, तो उनसे जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं। देखिए, आज मैं बहुत समय बाद इस गाँव में आया हूँ और हमें लगता था कि प्रीतम पंवार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोग सुनते थे। पर वाकई गांव की स्थिति को देख के बड़ा दुख हो रहा है कि जहां गांव में लोगों को खुद रास्ते बनाने पड़ रहे हैं, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आज खुद इन्होंने अपनी किस प्रकार से हम रास्ते देख के आए हैं भी, किस तरह बाइक वहाँ रास्तों में ले जानी पड़ती है इनको, क्योंकि जब कोई बीमार होता है उसे ले जाने के लिए जो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, कुर्सियों में रख के लोगों को ले जाते हैं, लोग बीमार होते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं आज के डेट में गाँव में, पर कोई भी व्यवस्थाएँ सरकार की तरफ से नहीं की गई है। और मुझे बड़ा दुख हुआ जिस प्रीतम पंवार जी को हमने 3 बार विधायक बनाया और आज उन्हीं के गांव में उनके पंवार लोगों का गांव है, ये भी सिला गांव जो है, और यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय बना रखी है।
स्कूल इतनी दूर दूर हैं कि बच्चों को किस प्रकार, छोटे छोटे बच्चों को इतनी दूर भेजें। पहाड़ में एक जंगली जानवर का खतरा भी है और बहुत लंबी दूरी तय करके स्कूल जाना पड़ता है। सड़कों की हालत मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत विकट है। आप लोगों ने दिखाया भी है अपने चैनल की मार्फत किस तरह की सड़कें बनी हुई है। वाकई हम जरा सा 15-20 मिनट चल के हमारे पैरों में दर्द हो गया, किस तरह प्रकार की सड़कें हैं। और यहाँ के लोग 30-30, 40-40 किलो वजन लेके अपने कंधे में सामान का, जो भी इनके अनाज उगता है उसको लेके जाना पड़ता है। तो बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि आज जिस उत्तराखंड को हमने मांगा था, जिस उत्तराखंड का सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा था, जो इतनी शहादतें हुई उत्तराखंड के लिए, क्या इसी डेवलपमेंट के लिए उत्तराखंड बनाया था? क्या उत्तराखंड में यही डेवलप हमने आज जो सोचा था, आज जो उत्तराखंडियों के मन में सपना था वो ये था कि हमें ऐसा उत्तराखंड चाहिए जहाँ के गाँव स्मार्ट हों। पर सरकारों ने अपनी इस तरह से पैसा खाने के चक्कर में स्मार्ट गांव ना बना के स्मार्ट शहर बनाने का योजनाएं बनाई हैं। जो बनी हुई सड़कें हैं उनको तोड़ के दोबारा बनाए जा रहे हैं और थोड़ा सा पैसा लगा के लिपापोती करके करोड़ों रुपए खा जा रहे हैं। और जिस गांव में वाकई सड़क की ज़रूरत है उस गांव तक के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि आज उत्तराखंड बने 20 साल हो गया, उसके बाद भी गाँव वाले एक बेसिक सुविधाओं के लिए, सड़क की सुविधा के लिए, पानी की सुविधा के लिए, और अभी जिस प्रकार गांव वालों ने बताया कि 4 दिन से लाइट भी नहीं आई, लाइट भी है जाती है तो 4-4 दिन लाइट ही नहीं आती। इतना दुर्भाग्य है हमारे गाँवों का। और हमारे क्या कर रहे हैं प्रधान, हमारे सब मोदी जी के नाम पे जीत गए और उसके बाद काम करने के नाम पे कोई आगे नहीं आता है। तो बड़ा दुख होता है और मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द इस समस्याओं को देखें। वाकई गांव वाले बेचारे आपको हर बार वोट देते हैं और वोट देने के लिए अभी हम किसी बुजुर्ग से मिल रहे थे, 85 ईयर्स ओल्ड, वो 85 साल के हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे उठा के ले जाते हैं तब मैं वोट दे के आता हूँ। क्यों देते हैं वो वोट? सिर्फ क्या आप देश को इसमें ही लड़ा के रख दोगे, हिंदू मुसलमान बस इसकी राजनीति करोगे? क्या डेवलपमेंट की राजनीति नहीं करोगे? रोजगार कैसे मिलेगा लोगों को? आज दूसरी पीढ़ी लोगों की चल रही है। यहाँ एक बुजुर्ग लोग हैं जो 80-90 साल के हैं, उनके बेटे हैं जो 45-50 साल की उम्र के हैं और उनके बच्चे जो हैं जो बेचारे पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ रोजगार मिलेगा? क्या उन्हें जिंदगी भर, उनका कसूर क्या है कि उन्होंने इस गाँव में जन्म लिया? क्या उनका यही कसूर था कि उनका गाँव में जन्म हुआ? आज जिस प्रकार उनकी जो एजुकेशन चल रही है और जिस प्रकार से स्कूलों की स्थिति है कि शिक्षक भी नहीं है, पढ़ाई का स्टैंडर्ड तो कुछ स्कूलों के अंदर होता ही नहीं है। पहाड़ों के अंदर जनरली सरकार ध्यान नहीं देती। इतनी दूर दूर स्कूल है, किस प्रकार बच्चा पढ़ेगा? आने जाने में पूरा समय लगा देगा। तो सरकार जरूर इस गाँवों की तरफ ध्यान दे। आज हमारी ज़रूरत जो है, बेसिक ज़रूरतें हैं। उत्तराखंड पहाड़ को डेवलप करने के लिए बनाया गया था, शहरों को डेवलप करने के लिए नहीं बनाया गया था। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि पहाड़ों की तरफ ध्यान दें। पहाड़ का सड़क, बिजली, नाली, ये तो आम चीज़ें हैं, इस पर ध्यान दें। और गांव वालों को योजनाएं, जो हमने इतनी योजनाएं बनाई हैं और जो हमने योजनाओं की किताबें बनाकर रख दी, ये योजना वो योजना, उन योजनाओं का गांव वालों तक, अंतिम व्यक्ति तक उनको बताएं कि किस प्रकार की हमारी योजनाएं हैं, आपको क्या क्या कर सकते हैं, किस प्रकार के उत्पादन कर सकते हैं। जिस प्रकार उत्पादन बढ़े, उनकी जीविका पार्जन के लिए कोई अच्छा, जैसे भी फसल, जिस प्रकार की फसलें, हर जगह की एक क्लाइमेट होता है, किस प्रकार की फसल वहाँ उग पाएगी। जैसे हमारा पहाड़ धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ तो यहाँ अखरोट भी होते हैं, अखरोट होते हैं और भी कई सब्जियां होती हैं। आप झंगोरा कोदा देखिए, हमारे पहाड़ों का ही है और शहरों में कितना महंगा झंगोरा कोदा बिक रहा है, पर लोग उगाना ही नहीं चाह रहे हैं, नहीं उगा पा रहे हैं क्योंकि उसको बेचने के साधन नहीं है लोगों के पास। तो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं कराएं। और जो हम आज इस समस्या को देखना है, वाकई बहुत दुख हुआ। मुझे प्रीतम सिंह पंवार जी से उम्मीद नहीं थी कि उनके क्षेत्र में भी ऐसा हो रहा होगा। आशीष जी, एक बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो भी सरकार आती है बार बार पलायन का ओनर होती है, तो पलायन के लिए आप किस परिभाषा, किस प्रकार देखते हैं इस गाँव की हालत को देखने के बाद? क्या ये जो स्थिति इस समय गाँव की है तो क्या लोग पलायन के लिए मजबूर होते हैं गाँव में? देखो, पलायन क्यों ना हो, मैं तो ये समझ नहीं आ रहा आज भी रह क्यों रहे गाँव में, जहाँ आप पानी की व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, सड़क की व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी देखो, इन लोगों को लगाव है इस गांव से, इन लोगों की पैतृक स्थल है, इनके माँ बाप वगैरह। और मेरे ख्याल से अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में सभी लोगों को पलायन करना पड़ जाएगा। तो और पलायन को अगर रोकना है तो उसका सिर्फ एक तरीका है, आप वहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, 3 चीज़ों की व्यवस्था कर दें। मैं कहता हूँ रिवर्स पलायन हो जाएगा, बाहर से लोग यहाँ आ जाएंगे। आज हमारे बच्चे यहाँ के बॉम्बे, दिल्ली हॉस्पिटलों में, होटल्स में जाके 6-8 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। वो अपने गांव में क्यों नहीं रख सकते? अपने माँ बाप सबके साथ रहें, लेकिन हम उन्हें दे क्या रहे हैं? आज हम जब बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हम पानी की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, नल लगा दिए सरकारों ने, नल के नाम पे पैसा खा दिया, पर नलों में पानी नहीं है तो क्या करना उस नल का? आज सड़कों पे जब हर कोई सोचता है कि मैं इतना तो कमाऊं कि अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को इस प्रकार की सुविधाएं दे पाऊँ कि स्वास्थ्य जब बीमार हो तो एक हॉस्पिटल की सुविधा दे पाऊँ, हॉस्पिटल पहुँचा पाऊँ। यहाँ से हॉस्पिटल जाना ही इतना दूर है, तो किस प्रकार से वो सुविधाएं दे पाएंगे? तो पलायन होना तो स्वाभाविक है ऐसे माहौल में। बड़ा मतलब मुझे तो लगता है कि पलायन क्यों नहीं हुआ, ये तो पलायन की स्थिति में है, लेकिन गाँव वालों को लगाव है, वो रहना चाहते हैं अपने गांव में, वो अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, इसलिए गांव में हैं। और सरकार को इसके बारे में सोचना ही होगा क्योंकि राज्य की स्थापना ही इसलिए हुई।
स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से रोड ही नहीं है फिलहाल। तो रोड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास रोड की ही है। मेन मुद्दा हमारा रोड का ही है। अगर रोड हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रोड हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम है हमें अपने आप ही निपट जाएंगी ना, क्योंकि रोड ही नहीं है। तो हम जो बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं, कोई तो पतले होते हैं, कोई मोटे भी होते हैं, कैसे लेके जाएंगे हम उन्हें? कुर्सियों पे बांधते हैं, फिर उन्हें रस्ते से बांधते हैं, तब जाके उन्हें 4-4 आदमी उठाते हैं। और फिर यहाँ पे कोई रोजगार ही नहीं है फिलहाल। सब नीचे जा रखे हैं हमारे देहरादून में नौकरी करने के लिए। यहाँ लेडीज रह जाती है, लेडीज कैसे तो उठा के ले जाएगी उसको। तो यहाँ आधे तो यहीं पे आधे रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। बहुत केस होते हैं ऐसे, डिलीवरी भी रास्ते में ही हो जाती है। ऐसे भी होते हैं यहाँ पे। और क्या बोलते हैं, रोड का तो सबसे ज़्यादा, हाँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रोड की ही है यहाँ पे। और उससे बेसिक स्कूल भी यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिक स्कूल की बच्चे हम कैसे भेजें? जंगली जानवरों का डर है, 3-4 किलोमीटर कैसे जाएगा? जब आप अपने बच्चे भेजते हैं तब जाके पता चलता है कि कैसे जाएंगे वो बच्चे हैं। पत्थर गिरने का डर अलग है, चोट लग जाए बच्चे के, जंगली जानवर चिपट जाए बच्चे पे, रिक्स पे भेजते हैं, दिल धक धक करता है जब तक बच्चे घर में नहीं आए। तब तक हमारा दिल बस ये रहता है कि आते भी हैं कि नहीं आते हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है बेसिक स्कूल की। पर लेकिन यहाँ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, बिल्कुल ध्यान नहीं है ना। रोड पे ध्यान है, कितनी बार सर्वे हो चुके हैं पर रोड का कोई नामो निशान नहीं है। अपनी उससे हमने पूरे गांव वालों ने मिलकर श्रमदान किया, वो रोड कैसे होगी कामयाब? इतना तो हमारे पास नहीं है, पूरे गांव के पास इतना पैसा है जो वो रोड पक्की कर सके। कच्ची रोड है, बह गई तो 2 दिन बाइक चलाई हमने, 2 दिन में वो बह गई। कैसे करेंगे? गांव वाले भी परिश्रम कर रहे हैं कि चलो हम अपने उस पे करें। जब सरकार कुछ नहीं कर रही तो अपने आप ही कुछ करें। तो अपने आप भी वो बह के चली गई और बाकी पैसे हैं नहीं हमारे पास जो हम पक्की वक्की कर सकें उसको। जानेंगे यहाँ पर कुछ और लोगों से कि उनकी क्या समस्याएं हैं इस गांव में। काफ़ी समय से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ पुरुषों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या क्या समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। यहाँ पे तो स्कूल की तो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है जो बेसिक स्कूल। आजकल बच्चों की बुनियादी सही नहीं होगी तो 6ठी क्लास में या 12th क्लास का हमने क्या करना? हमारे बच्चे हैं 5 साल तक के बच्चे हैं, 3 किलोमीटर दूर कैसे जाएगा बच्चा? अगर हम देखते हैं शहरी इलाकों में तो वहाँ पे तो बच्चा अपना स्कूल बस है, सब कुछ है यहाँ पे सब कुछ। लेकिन यहाँ पे तो कोई डेवलप है नहीं, कोई स्कूल का तो बिल्कुल बेसिक स्कूल हमारे पास है नहीं। दूसरा है रोड की समस्या। रोड आज तक तो रोड यहाँ पे आई नहीं। सारे मंत्री होते हैं जो भी जितने हुए सब वोट मांगने के वो तो हैं, लेकिन कभी भी इन समस्याएं के लिए हमारे पास कोई नहीं आया कि यहाँ पे क्या समस्या है क्या नहीं है। तीसरा यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है। नीचे गांव में तो हमारे पास स्रोत का पानी है, लेकिन ऊपर के जितने हुए हैं पानी का अभी तक हमारी एक पंपिंग योजना अनचो पंपिंग योजना के नाम से वो अनाउंसमेंट हो गई थी 3-4 साल पहले, लेकिन अभी तक उसकी कागजी कार्यवाही पूरी नहीं हुई कि क्या हुआ। अभी तक उस पंपिंग योजना का कोई वो नहीं है, वो पता नहीं कहाँ कागज। जो सरकार की हर घर नल हर घर जल योजना है वो इस गाँव तक पहुँची नहीं। नल तो पहुँच गया लेकिन उसमें जल नहीं है। अभी तो नल हर जगह घर के सामने नल खड़े हो गए, लेकिन अभी तो उनमें पानी नहीं है। अब सर्वे हो रहा है, कोई बोल रहा है कि यहाँ ये नहीं होगा, कोई बोल रहा है वहाँ पे वो नहीं होगा, कोई बोलता है कि ये स्रोत का पानी वो नहीं हो पाएगा, आपका पंपिंग में जोड़ेंगे। लेकिन पंपिंग योजना का भी अभी तक कोई पता नहीं चलता कि वो कौन से अदर में लटकी हुई है। लेकिन स्कूल की और रोड की बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या है। रोड जो है तो हमारे पास रोड अब 2.5 किलोमीटर दूर नीचे गाँव है, वहाँ से कैसे कोई आदमी चल पाएगा? यहाँ पे एक आम इंसान की बहुत आवश्यकताएं होती हैं रोड से रिलेटेड, तो उसमें वो आवश्यकताएं कैसे पूरी हो पाएंगी? रोड नहीं है तो आदमी कैसे कुछ होगा? और स्कूल हमारे पास 6 से लेके 12 तक हमारे पास इंटरमीडिएट स्कूल है। देखिए उसमें टीचर्स हैं, लेकिन टीचर्स आधे टीचर्स हैं उसमें। जैसे कोई बच्चा साइंस साइड से पढ़ना चाह रहा है, उसमें साइंस के टीचर्स हैं नहीं हमारे पास। वो भी हमारे पास जो भी दूसरे जैसे ज्योग्राफी वाले या आर्ट साइड के जो भी टीचर्स है 2-3 साल पहले बड़ी मुश्किल से वो भी बहुत आवाज कर लगा के कहीं उससे मतलब बड़ी मुश्किल से आए हैं। तो मतलब स्कूल है लेकिन स्कूल के अंदर ही पूरी व्यवस्था ही नहीं है। पूरी व्यवस्था ही नहीं है। तो जैसे कि आप जानते हैं हम इस समय शिला गांव में उपस्थित है और यहाँ पर जो रोड है जो सड़कें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालतों में है। मैं भी आपको यहाँ पर ही सड़क दिखा रही हूँ जहाँ से कि लोग कह रहे हैं यहाँ से बाइक लाई जाती है ताकि जितने भी जो बीमार लोग हैं उन्हें गाँव से बाहर ले जाके शहरों में जाकर उनका इलाज करवा सके। तो आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये पत्थरों और मिट्टी के जरिए उन्होंने बनाया है अपने साथ में यहाँ पे। तो इस रास्ते में गाड़ी लाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ चल पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम है। उसके बावजूद लोग यहाँ पे गाड़ी लेकर आ रहे हैं और गाड़ी लेकर के ये लोग शहर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार को इस और यहाँ पर ध्यान देना चाहिए।